जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, दावे के साथ, गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि आपके पेपर में मिलेगा, 100% मिलेगा। ना मिले तब आप कहना कि सर नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, आप अगर इनकम टैक्स का पेपर देने जाएंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकम टैक्स को हिंदी में आयकर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। आपको क्या करना है, इसकी मीनिंग तैयार करना है। मीनिंग का मतलब होता है आशय। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, उसी से वसूला भी जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स के जन्मदाता सर जेम्स विल्सन, 1961 अधिनियम, याद रखना। इनकम टैक्स के जन्मदाता कौन है? सर जेम्स विल्सन। ठीक है, व्यक्तियों की कुल आय पर लगाया जाता है, टोटल इनकम पर लगाया जाता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगाया जाता है, असेसमेंट ईयर में निर्धारण किया जाता है। तो आपको मैंने बताया क्या, आयकर आपको तैयार कर लेना है। आयकर, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है। जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा, और उसकी कुल आय पर लगाया जाता है, गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर निर्धारण किया जाता है। देखो, खंडों के आधार पर लगाया जाता है। जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है उसके लिए अलग नियम है, 60 साल से कम है उसके लिए अलग नियम है, 60 और 80 के 80 साल से अधिक है ना, उसके लिए अलग नियम है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां पर आपको मैं बता दूं, पेपर में बहुत पूछा जाता है कुल आय। कुल आय यानी कि टोटल इनकम, टोटल इनकम, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय, सकल कुल आय। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो आपको केवल मैं समझा दे रहा हूं। देखो मेरे भाई, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पेपर बहुत सारे बच्चों का आने वाले समय में है, 1-2 दिन में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सबका है। इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों शीर्षक की इनकम को जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है। पांचों शीर्षक की इनकम को जोड़ने के बाद 80C से 80U की कटौती घटा देते हैं तो टोटल इनकम आता है। इसको याद रख लीजिएगा। इसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। राउंड ऑफ का मतलब जैसे आ गया 9,999 रुपया, ध्यान दीजिएगा, जैसे आ गया 9,999 रुपया, तो इसको आप 10,000 नहीं लिख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम को। यहां पर क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे, यहां इसको राउंड ऑफ कर देते हैं टोटल इनकम को। ठीक है, आपको हम यहां बताना चाहते हैं राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स किस पर लगता है, टैक्स टोटल इनकम पर लगता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, टोटल इनकम पर लगता है। इसमें कृषि आय शामिल नहीं किया जाता है। इसमें इसमें कृषि आय शामिल नहीं किया जाता है। 5,000 रुपए से अधिक होने पर कृषि आय शामिल किया जाता है। इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आगे आपको बताना चाहते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, ध्यान दीजिएगा, गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष, असेस
मेंट ईयर। अब देखो, गत वर्ष किसे कहा जाता है? गत का मतलब होता है पिछला, जो बीत गया ना, जो बीत गया उसे गत वर्ष कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं, पास्ट ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। जो 1 अप्रैल से समाप्त शुरू होता है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया, उसे हम लोग गत वर्ष कहते हैं, प्रीवियस ईयर, पिछला प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, गत वर्ष वह वर्ष होता है, वह ईयर होता है, इस साल कमाएंगे 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में लोग कमाएंगे। इसी वर्ष की इनकम पर टैक्स लगता है, और टैक्स कब लगता है? कर निर्धारण वर्ष में लगता है ना। कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2023। अभी के लिए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो गत वर्ष क्या रहा? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या रहा हमारा? असेसमेंट प्रीवियस ईयर। ऐसी वर्ष की इनकम, ऐसा वर्ष जिस वर्ष की इनकम पर टैक्स लगता है, उसके प्रीवियस ईयर कहते हैं। प्रीवियस का मतलब होता है बीता हुआ। और कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम पर, यानी कि गत वर्ष की इनकम पर जब कर का निर्धारण किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? तब उसे बोला जाता है कर निर्धारण वर्ष बोला जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पेपर में आता है, आता है, आता है, आता है, सबूत दे दूंगा, आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आगे हम आपको बताना चाहते हैं क्या, मैंने बार बार बताया है, कई वीडियो में बताया है, कर अपवंचन। कर अपवंचन मतलब टैक्स इवेशन, इविएशन। कर अपवंचन का मतलब होता है, कर अपवंचन का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति आयकर के नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन कर दे और टैक्स को ना दे, उसे कर अपवंचन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आयकर के नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन करके टैक्स को नहीं देता है, तो उसे कर अपवंचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर अपवंचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है वीरेंद्र, तो आपको मैंने बताया कर अपवंचन किसे कहते हैं? टैक्स इवेशन का मतलब होता है इनकम टैक्स के नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करके टैक्स को ना देना, कर अपवंचन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो लोग पढ़ रहे हैं, आयकर के नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन करके टैक्स को ना देना कर अपवंचन कहलाता है। ध्यान याद रखना, टैक्स इवेशन कहलाता है। इसे कर की चोरी एवं कर वंचना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर वंचना, टैक्स इवेशन या कर वंचने के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बात करना। आगे आपको बताना चाहते हैं, कर बचाव किसे कहते हैं? याद रखिएगा, कर बचाव टैक्स, टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइड करना। टैक्स कर बचाव किसे कहा जाता है? टैक्स अवॉइडेंस। इसका मतलब होता है आयकर के नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता इसमें। एक बार की हम बात आपको बताना चाहते हैं, एक बार की बात है, एक फिल्मी हीरोइन थी, उनका नाम हम नहीं ले पाएंगे, वो आप हो सकता है उनके प्रशंसक हो। तो उन्होंने दिमाग लगाया क्या, किसी ने उनको बताया, कोई अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया कि कोई भी पुराना कपड़ा है, बहरहाल हमारा ये नया शर्ट है, 1-2 दिन पहने हैं, कोई भी पुराने कपड़े को बेच करके अगर आप पैसा प्राप्त करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास भाई ये लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति होते ही हैं, तो सारा गहना गुड़िया सब बेच लिए, हीरा मोती जवाहरात, कपड़ा बेच दिए, करोड़ों अरबों में, करोड़ों, कई करोड़ों में बिका, तो इनका टैक्स बंद, टैक्स क्या हुआ? नहीं लगा, नहीं मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ा है, सोचे। लेकिन इनकम टैक्स के नियमों प्रावधानों की कमजोरियों का फायदा उठा करके टैक्स को ना देना कर बचाव कहलाता है। कर बचाव ना, कोई कमजोरी है, कोई टेक्निक है, उसका फायदा उठा करके टैक्स ना देना कर बचाव कहलाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको हम बताना चाहते हैं, आपको हम आगे बताना चाहते हैं, कर नियोजन क्या है?
टैक्स प्लानिंग क्या है? अब बताओ, टैक्स नियोजन पेपर में 100% आएगा, इसका रोल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कर नियोजन का मतलब होता है, सरकार कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, भैया हमारे करदाता महोदय, हमारे एसएससी महोदय, आप टैक्स को मत चोरी करिए, आप टैक्स को मत चोरी करिए, आपके लिए कुछ डिडक्शन दे देते हैं, कुछ प्रावधान दे देते हैं, उस डिडक्शन प्रावधान के तहत आपका टैक्स कम हो जाएगा। जैसे एलआईसी करवा लीजिए, एलआईसी का मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम निगम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, बच्चे हैं तो अपने बीवी के ऊपर, पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए, माता पिता के लिए नहीं होता उसमें, तो आपको टैक्स से छूट मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक। आप दान दे दीजिए कहीं पर तो आपको छूट मिल जाती है, आप बॉन्ड खरीद लीजिए सरकार के यहाँ तब आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कर मुक्त आय किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम। इनकम में इससे संबंधित मैं आपको बता दूं 5, 10 कम से कम याद रखिएगा। कितनी आय? ऐसी 10 आय बताइए जो कर मुक्त हैं। और आपको मैं बता दूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मुंह से, जुबान से, हमारे पास पेपर भी है, एक पेपर नहीं है, कम से कम 7-8 पेपर है, अभी यहीं पर बता दें। ठीक है, पूछा गया है 5 कर मुक्त आयों के नाम दीजिए। कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम, ऐसी इनकम जिस पर ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही कोई उसे कुल आय में जोड़ा जाता है। ऐसी इनकम ना तो उस पर कोई टैक्स लगेगा, ठीक है, ना तो कोई उस पर टैक्स लगेगा और ना ही क्या किया जाएगा, ना ही उसको कुल आय में जोड़ा जाएगा। ऐसी आय को कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं। 5 पूछा है, हम आपको बता रहे हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं 10 पूछता है, दिमाग लगाइए, याद नहीं करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कभी ना कभी आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है वजीफा। वजीफा मतलब छात्रवृत्ति, ठीक है, हम लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं, छात्रवृत्ति मतलब कि स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप पर टैक्स नहीं देना होता है। दूसरा हम आपको बता रहे हैं, कोई व्यक्ति एलआईसी करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाता है, ध्यान दीजिएगा, एलआईसी में जब आप किस्त जमा करते हैं तो जीएसटी सहित जमा करना पड़ता है, तो ये भी कर मुक्त आय है। ठीक है, उसके बाद सुकन्या, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सुकन्या समृद्धि खाता, यहां पर भी भोपाल में, आपको मैं बता दूं, भोपाल में क्या हुआ था, भोपाल में एक बार गैस रिसाव हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई थी। भोपाल में जब मृत्यु हो गई थी तो उसके जो लोग हैं, उसके जो क्षतिपूर्ति जिनको मिला था, क्षतिपूर्ति पर भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद 5वां, कृषि आय पर क्या होता है? एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। और आपको बता दूं, पार्टनरशिप में जब कोई व्यक्ति रहता है, पार्टनरशिप में जो अंश हिस्सा मिलता है, शेयर मिलता है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अपने आप से आगे 10 तक तैयार कर लेना है, हम और क्वेश्चन पर ले जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे हम आपको बताना चाहते हैं ग्रेच्युटी किसे कहते हैं, पेपर में बहुत पूछता है। ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी का मतलब जब कोई व्यक्ति नौकरी से रिटायरमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है नौकरी से, तो उसको एक मुश्त राशि रिटायर होते समय दी जाती है, उसे ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेच्युटी के बाद आपको क्या तैयार करना है? वार्षिक मूल्य किसे कहते हैं? इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि बच्चों को वैल्यू, वार्षिक मूल्य किसे कहते हैं, ताकि बच्चों का मतलब स्टूडेंट को आसानी हो, भूल जाते हैं बेचारे, क्या करें। आगे हम चलते हैं भैया, आपको मैं बता दूं, पेपर में जब आता है ना, अच्छों के हालत खराब हो जाते हैं। क्यों हालत खराब हो जाते हैं? अगर लोग पढ़े नहीं हैं तो हालत खराब ही होती है। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है वार्षिक मूल्य, मकान का 1 साल का मूल्य,
मकान को एक साल, उस मकान से एक साल में कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा मकान है, हमारा मकान चाहे जितने का हो, उसको किराए पर दे करके एक साल में कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू। याद रखिएगा, पेपर में दावा करता हूं आएगा, ना आए तो आप हमको कुछ भी कह सकते हैं, नहीं आया आपने बताया था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं फिर से आएगा। नहीं आएगा तो इसका प्रयोग कहां होगा आपको पता है, हाउस प्रॉपर्टी वाली सवलियम होगा इसका प्रयोग, याद रखना। लिखना है जब आरसीए लागू हो, लागू हो, जब आरसीए लागू ना हो, रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, लागू हो लागू ना। आपको मैं बता दूं, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो तो होता है म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि नगर पालिका मूल्यांकन अथवा फेयर रेंट, दोनों में जो अधिक होगा उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, अथवा उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट लेस, इसको बोलते हैं सो एक्सपेक्टेड रेंट, अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मोर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी वाली स्टाइल है। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज्यादा होता है, नगर पालिका मूल्यांकन उचित किराए में जो ज्यादा होता है एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक किराया, ठीक है, इन दोनों में जो कम होता है किताब में दिया रहेगा, अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तभी माना जाएगा कि कौन सा नियम लागू होगा, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान देना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में थोड़ा आपको दिख कम रहा होगा, लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, ये चीज आप तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं जब आरसीए लागू ना हो तो म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज्यादा हो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेंसेस ना है, एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड मतलब होता है अनुमानित। उसके बाद आपको लिखना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में जो ज्यादा होता है उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस कर देते हैं लेस, क्या माइनस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर, ये आ जाता है एनुअल वैल्यू। पेपर में आए तो राजा की तरह ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे हम आप लोगन का बताने चाहते हैं कि आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा भत्ता किसे कहते हैं। भत्ता का मतलब होता है अलाउंस, भत्ते के बाद आपको लिखना है अनुलाभ, अनुलाभ को क्या बोलते हैं, परक्यूसाइट्स। ध्यान दीजिएगा भत्ता किसे कहते हैं, अनुलाभ किसे कहते हैं। भत्ते का मतलब होता है कि जब नियोक्ता मतलब मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त, सैलरी के अतिरिक्त, ठीक है, जब नियोक्ता मतलब मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो नगद पैसा दे देता है वो का वेतन के अतिरिक्त भत्ता बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भत्ता किसे कहते हैं, अलाउंसेस किसे कहते हैं। भत्ते का मतलब होता है, अलाउंसेस का मतलब होता है नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो नगद पैसा दिया जाता है उसको भत्ता बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। जैसे आप कहीं पर नौकरी करने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर क्या करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, ठीक है, नौकरी करने जाएंगे तो वेतन मिलेगा आपको। वेतन के अलावा अगर मान लीजिए आप अपने घर से कार्यालय जाते हैं, कार्यालय से घर आते हैं तो आपको भत्ता दिया जाएगा आने जाने का, कपड़ा के लिए, वर्दी के लिए पैसा दे दिया जाएगा, वर्दी सिलवा लीजिए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा, मकान लेने के लिए, मकान को किराए पर लेने के लिए पैसा दे दिया जाएगा। मतलब कि नियोक्ता मतलब मालिक, मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त
जो नगद पैसा देता है, नगद में पैसा देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको भत्ते के नाम से जाना जाता है, उसको अलाउंसेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जैसे हमको कहीं नौकरी मिले, हमको नौकरी मिले ना, जाहिर सी बात है आपको नौकरी मिले तो आपको वेतन तो दिया ही जाएगा, लेकिन दे दिया जाएगा कि जाइए किराए पर ले लीजिए मकान, आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। आने जाने के लिए भाड़ा दे दिया जाएगा और टिफिन भत्ता दे दिया जाएगा कि, ठीक है, भत्ता मतलब पैसा दे दिया जाएगा, अपना जाओ लो। याद रखना, भत्ते 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, भत्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णतः कर योग्य भत्ते। पूर्णतः कर योग्य मतलब होता है जितना मिले वो पे टैक्स लगे, ठीक है। याद रखिएगा, जितना आपको मिलेगा भत्ता उस पर पूरे पर टैक्स लगेगा। दूसरा होता है अंशतः कर योग्य भत्ते, पार्टली। अंशतः का मतलब जितना मिलेगा उस पे कुछ भाग पे लगेगा, कुछ भाग पे नहीं लगेगा। याद रखिएगा। और एक होता है पूर्णतः करमुक्त भत्ते, किसी पर नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में हम आपको कुछ बोल करके बता दे रहे हैं। जैसे आपको मिलेगा थोड़ी देर के लिए, मानिए महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है। चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है। याद रखना पड़ेगा कुछ चीज। महंगाई भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है, चिकित्सा भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा। नगर क्षतिपूरक भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है। टिफिन भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य, कर योग्य मतलब टैक्स लागे, पूरा सरकार ना हड़प ले, वेतन में जोड़ा जाएगा, टैक्स लगेगा। क्या बोला मैंने? महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, भत्ता 3 प्रकार का होता है। पूर्णता कर योग्य भत्ते, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, टिफिन का भत्ता। याद रखना। और कौन भत्ता बताया? कुत्ता भत्ता, ठीक है, कुत्ता भत्ता भी मिलता है, ये भी पूरे का पूरा कर योग्य होता है। नौकर रखने का भत्ता, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, वार्डनशिप का भत्ता। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पूर्णता कर योग्य भत्ते, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं आंशिक कर मुक्त। आंशिक कर योग्य, आंशिक कर मुक्त क्या होता है? आंशिक कर योग्य मतलब जिसके कुछ भाग पर टैक्स लगेगा, कुछ भाग पर टैक्स नहीं लगेगा, जहां ज्यादा नियम कानून हम लोग पढ़ते हैं। सबसे मेन होता है मकान किराया भत्ता। मकान को किराए पे लेने के लिए जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं मकान किराया भत्ता। मकान किराए भत्ते पर कुछ पर टैक्स लगता है, कुछ पर नहीं लगता है, नियम कानून है। और जेकर ना याद हो मकान किराया भत्ता, इज्जत से आराम से पढ़ लेना, और पेपर में आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ना पढ़ो, ठीक है। आगे हम आपको क्या बताना चाहते हैं? आगे हम आपको बताना चाहते हैं कर मुक्त भत्ता क्या होता है। विदेशी भत्ता कर मुक्त होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भत्ता मिलता है वो कर मुक्त होता है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेना है। होटल, बोर्डिंग, प्रतिदिन भत्ता, न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के सदस्यों को जो भत्ता मिलता है वो पूरा का पूरा कर मुक्त होता है। इसको अपना तैयार कर लेना। अब बात आती है अनुलाभ किसे कहते हैं। अनुलाभ का मतलब क्या होता है? यहां पर जो हम लोग यहां पर पढ़े हैं, नियोक्ता अपने कर्मचारी को क्या देता है? नियोक्ता अपने पैसा दे देगा, रुपया दे देगा। अनुलाभ का मतलब होता है सुविधा दे देगा, फैसिलिटी दे देगा। सुविधा, फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर मकान किराए पर लेना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। सुविधा, यहां पर आप अगर आपको मकान किराए पर लेने की सुविधा मिलेगी, पैसा मिलेगा, यहां पर क्या मिल जाएगा? मकान मिल जाएगा, मकान दे दिया जाएगा। यहां पर आने जाने के लिए पैसा मिलता है। यहां पर आने जाने के लिए क्या मिलेगा? कार मिल जाएगी, मोटरसाइकिल मिल जाएगी। मतलब जो यहां पर फर्नीचर का पैसा मिलेगा, यहां फर्नीचर ही मिल जाएगा। तो अनुलाभ होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, मकान किराया भत्ता, या चारे अगर आपको पढ़ लेना है तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो डाला है, या चारे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको हम आगे अवगत कराना चाहते हैं, एक चैप्टर आपको मिलेगा व्यापार एवं पेशा चैप्टर, व्यापार एवं पेशा।
बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें क्या हो भैया, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपसे एक चीज पूछ सकता है पेपर में, अस्वीकृत व्यय, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, आप बताइए, आपके पेपर में पूछ सकता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, याद रखना, ठीक है। और कभी कभी भैया स्वीकृत भी पूछता है, इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर नहीं समझाए। अलाउड, इसका मतलब क्या होता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, स्वीकृत, अस्वीकृत का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो व्यापार में, व्यापार खाता जानते हैं, प्रॉफिट लॉस जानते हैं, जब आप कभी पढ़े होंगे तभी तो जानेंगे, ठीक है, जो पीएल के डेबिट में नहीं लिखे जा सकते तब भी व्यापारी लोग लिख देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अस्वीकृत व्यय। जैसे मैं आप सभी छात्र छात्राओं को मैं बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारी कोचिंग है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हम अपना अगर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे तो हम अपने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखने का मतलब होता है कि हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारी दुकान है, अगर हमारा कोचिंग है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने पीएल अकाउंट अगर हमने बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाया, तो आपको बताना चाहते हैं, तो स्वीकृत व्यय क्या होता है कि पीएल के डेबिट में क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड की लागत हम पीएल के डेबिट में नहीं लिखेंगे कि बोर्ड खरीद के लाए हमारी लागत लग गई, इसका डिप्रिसिएशन लिखेंगे। मार्कर और मार्कर की स्याही, बिजली का बिल, लाइट जो लगी है लाइट पर डिप्रिसिएशन, ठीक है, मोबाइल जो लगा है मोबाइल पर डिप्रिसिएशन, माइक जो लगा है माइक पर डिप्रिसिएशन, मतलब कि व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम स्वीकृत व्यय बोलते हैं। अब पता लगा थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, आपको बता दें हमारी बेटी है, हमारा बेटा भी है, एक छोटा सा भी है, अभी ननियोरे गए हैं, अपने मामा के यहाँ गए हैं, जब वीडियो हम बना रहे हैं, नहीं तो ना अब भाई हम पढ़ा नहीं पाते, तो आप लोगों को बता दें, तो अगर हम अपने बच्चों के लिए कोई कपड़ा खरीद लें, उसको पीएल के डेबिट में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, उसको कहलाता है अस्वीकृत, क्योंकि वो मेरे बच्चे का पर्सनल है। ये शर्ट मैंने बनवाई है, अगर वीडियो बनाने के लिए ही मैंने शर्ट बनवाई है तो ये हमारा खर्चा कहलाएगा, पीएल के डेबिट में लिख सकते हैं। अपने ससुरारी, अपने रिश्तेदारी, अपने मामा, अपने दादा के यहाँ कहीं जाना है तो उसके लिए अगर हमने कपड़ा सिलवाया है तो उसको पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते हैं, एकदम जाहिर सी बात है। हमने मोबाइल खरीदी है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बना रहे हैं, उसमें दिखाना पड़ेगा ना, झूठ बोल दो बात अलग है ना, हम अपने वाइफ के लिए मोबाइल खरीद दें और वो हमारी वाइफ पर्सनल यूज कर रही है तो उसको पीएल के डेबिट में लिखेंगे तो उसका पर हराश, ना तो हरास छूट होगी, पूरा का पूरा डिसअलाउड कहलाएगा। ऐसे खर्चे जो व्यवसाय को चलाने के लिए किए जाते हैं उसको पीएल के डेबिट में अगर दिखाया गया है तो उसको स्वीकृत बोला जाएगा। अस्वीकृत किसे बोला जाएगा, जो व्यवसाय से संबंधित, जिनका संबंध व्यवसाय से संबंध नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से तैयार कर लेना है, आपके पास किताब होगी, बाकी हम भाई एक ही वीडियो में कितना सारा पढ़ा सकते हैं, बाकी पेड कोर्स बेचते हैं, ये सबको बताते हैं। इस पेपर से इस चैप्टर से सवाल भी आती है। अब आपको हम आगे बताना चाहते हैं हराश क्या होता है, अशोधित हराश। आगे हम आपको बताना चाहते हैं अशोधित हराश, अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। ऐसा डिप्रिसिएशन जो पिछले साल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अशोधित हराश, जैसे आपको मैं बता दूं डिप्रिसिएशन किसे बोलते हैं, डिप्रिसिएशन उसको बोला जाता है जो किसी संपत्ति को प्रयोग करने पर, जो किसी भी संपत्ति को प्रयोग करने पर, असेट्स को प्रयोग करने पर उस संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है। ये हमारा मोबाइल है, आप लोगों को बता दें
पहली वीडियो हमने इस मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, Redmi 6 से। देखो ये हमारी वाइफ की फोटो है, हमारी बिटिया है, तो समझिएगा ये हमारी मोबाइल है। इस मोबाइल को जब खरीदा गया था तो 6000 इसकी कीमत थी, लेकिन इसकी कीमत अगर इसको बेचेंगे तो 1000 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा, 800 रुपया कोई देगा। तो संपत्ति के मूल्य में संपत्ति को प्रयोग करने के कारण, संपत्ति को टूट फूट हो जाने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको ह्रास बोला जाता है, उसको डिप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। संपत्ति को प्रयोग करने के कारण संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। इतना आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ह्रास को आप पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। पीएल के कहां दिखाते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। कभी कभी होता है ह्रास ऐसा होता है कि उसको आप पूरा नहीं कर सकते, बहुत लंबा डिप्रिसिएशन हो जाता है, उसको जब अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाता है तो अगले साल के पिछले साल का डिप्रिसिएशन जब अगले साल ले जाते हैं तो उसे अशोधित ह्रास कहते हैं। ठीक है, आपको हम बताना चाहते हैं पूंजी लाभ किसे कहते हैं। पूरा पढ़ लीजिएगा ये टॉपिक हमारा। पूंजी लाभ किसे कहते हैं? पूंजी लाभ को बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूंजी लाभ किसे कहते हैं? पूंजीगत संपत्तियों को, ठीक है, पूंजीगत संपत्तियों को हस्तांतरित करने से होने वाला पूंजी लाभ कहलाता है। होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घर है, घर हमने खरीदा था या हमें कहीं पर वसीयत में मिला था, इस घर को हम बेच दें, बेचने पर जो लाभ होता है उसे पूंजी लाभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी संपत्ति कहलाता है। ठीक है, पूंजी संपत्ति का मतलब क्या होता है? कोई घर को बेच दिया जाए, किसी की जमीन को बेच दिया जाए, ज्वेलरी को बेच दिया जाए, अंश को बेच दिया जाए, ऋण पत्र को बेच दिया जाए, इसके बेचने से जो भी लाभ होता है उसको हम पूंजी लाभ के नाम से जानते हैं, कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आगे बढ़िएगा थोड़ा से। पूंजी लाभ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में क्या होता है? अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पूंजी लाभ दो प्रकार के होते हैं। आपको मैं बता दूं, अल्पकालीन पूंजी लाभ किसे कहा जाता है? ऐसी संपत्ति जिसका प्रयोग 36 महीने से कम, कोई प्रयोग करिए, 36 महीने से कम प्रयोग करने के बाद उसको बेच दीजिए। 36 महीने से कम, 12 यही 36, 3 साल से कम। मान लीजिए हम कोई जमीन खरीदे, आज खरीदते हैं या आज के पहले कभी खरीदे हैं, 3 साल के अंदर खरीद के बेच दे तो उस पर जो लाभ होगा उसको अल्पकालीन पूंजी लाभ के नाम से जाना जाता है। और 36 महीने से अधिक, 36 महीने से अधिक कोई किसी जमीन को खरीदे हैं, कोई ज्वेलरी खरीदे हैं, उसको यूज करके बेच दे, उसको क्या बोला जाता है? दीर्घकालीन पूंजी लाभ बोला जाता है। अंश की दशा में, अंश का मतलब होता है शेयर की दशा में, कोई शेयर हम खरीदें 12 महीने तक, 12 महीने तक अगर हम यूज करें, ठीक है, 12 महीने तक यूज करके उसको बेच दे, शेयर अंश, उस पर जो लाभ होता है उसे अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। 12 महीने के बाद अंश को, शेयर को यूज करके बेचे तो उसको दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। याद रखिएगा, जिस संपत्ति पर WDV पद्धति से ह्रास लगता है, क्रमागत ह्रास पद्धति से सिद्ध जिस संपत्ति पर ह्रास लगता है उस पर जो लाभ होता है उसको अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। यही 3 आपको पढ़ना है। अल्पकालीन पूंजी लाभ, संपत्ति को 36 महीने से कम यूज करके बेचो, अंश को 12 महीने से कम यूज करके बेचो, संपत्ति पर WDV पद्धति से ह्रास लगे, तो ये सारी चीजें जहां अप्लाई होती हैं उसे अल्पकालीन, और दीर्घकालीन के लिए जो अप्लाई होता है उसको दीर्घकालीन होता है। ठीक है, आपको हम आगे बताना चाहते हैं, आपको हम आगे क्या बताना चाहते हैं, आप आ जाइएगा थोड़ा आगे। जैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसको भी आप थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस, अल्पकालीन पूंजी लाभ पे 15%,
दीर्घकालीन पूंजी लाभ पे 20% इनकम टैक्स लगता है। याद रखिएगा, अल्पकालीन पूंजी हानि अगर होती है तो उसका प्रयोग अल्पकालीन पूंजी हानि अगर होती है तो उसका प्रयोग, उसकी भरपाई दीर्घकालीन से कर सकते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से कर सकते हैं, अल्पकालीन पूंजी लाभ से कर सकते हैं। दीर्घकालीन पूंजी हानि अगर कोई होती है तो केवल दीर्घकालीन से कर सकते हैं। याद रखिएगा, काफी चीजें मैंने बता दी हैं। इसमें एक टॉपिक और बताना चाहता हूं, छोटा सी, पूंजी लाभ जिंदगी में न भूलब हम। देखो, सवाल वाल तो अभी नहीं बता पाएंगे, सवाल वाल का सब वीडियो बना है, अभी कहाँ बताएंगे। पूंजी लाभ जमा योजना खाता है एक ठू, पेपर में बहुत पूछता है। पूंजी लाभ खाता योजना 1988, पूंजी लाभ योजना खाता, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट 1988। ठीक है, ये क्या है आपको मैं बता दूं, यह योजना कर मुक्त पूंजी लाभों के संबंध में है। जैसे मान लीजिए कोई पूंजी लाभ हुआ हमें 10 लाख का, कोई संपत्ति चाहे जितनी की बेची हो, लाभ हुआ 10 लाख का, तो हमें मान लीजिए कोई नई संपत्ति खरीदनी है उसी पैसे से। कोई एक घर हमने बेच दिया तो उस पैसे, उससे हमको लाभ हुआ 10 लाख का, उसी 10 लाख से हमें क्या है, उसी 10 लाख से हमें क्या करना है, नई संपत्ति खरीदना है। तो मान लीजिए तुरंत संपत्ति तो मिलेगी नहीं ना, तो उस पैसे, बचे हुए पैसे को इस खाते में जमा कर दिया जाता है। ये खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जाता है। कुल मिला के ज्यादा जान लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवा करके इसमें जमा कर दिया जाता है। जब अगली संपत्ति खरीदोगे तो छूट मिल जाएगी, तो जितना बचा रहेगा उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं धारा 80C से 80U की कटौती, पेपर में बहुत आता है। 80C से 80U की कटौती, इसको याद रख लीजिए, 80C से 80U की कटौती पेपर में आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं 80C से 80U की कटौती के बाद इसमें आपको कृषि आय नहीं बताया शायद मैंने, कृषि आय से आशय प्रकार, निवासी स्थिति का निर्धारण। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आकस्मिक आय किसे कहते हैं। आकस्मिक आय वह आय होती है जो अचानक कोई इनकम प्राप्त हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग ड्रीम 11 खेल रहे हैं, ड्रीम 11 से करोड़पति बन जाए अगर, ठीक है, तो उस पर, ठीक है, उस पर जो वो जो आय होती है किसी को पता नहीं होता है, अचानक से प्राप्त हो जाती है, उस पर 30% टैक्स लगता है। और 30% टैक्स लगने के बाद भी उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं आकस्मिक आय। ठीक है, आकस्मिक आय को आपको तैयार कर लेना है। कर का अग्रिम भुगतान क्या होता है, और सुनिएगा इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न किसे कहा जाता है, करदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है, पेपर में आता है बहुत ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या होती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या होती है। उद्गम स्थान का मतलब होता है जहां पर पैसा पैदा हो वहीं पर टैक्स को जब काट लिया जाता है उसको बोला जाता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। ड्रीम 11 से 1 करोड़ जीतो 30,000 तुरंत कट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उस पर भी टैक्स लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैंने एक वीडियो डाल दिया है, तो एक लोग कहें आपको अधूरा ज्ञान है, आपको कुछ नहीं पता है, हम कहें तुमका पता है तो हमका बता दो। ठीक है, 1 करोड़ कोई जीतता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ कभी नहीं मिलेगा, 70 लाख मिलेगा आपके खाते में, 70 लाख आएगा, 70 लाख पर भी ITR भरना पड़ेगा आपको। इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो बताओगे 70 लाख हमें प्राप्त हुआ है। आपको पता है 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा जो पैसा कमाता है उस पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, सारी हेकड़ी गायब हो जाती है, कितना पैसा मिलेगा, 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा।
ऐसे कुछ मिलता है, 50 लाख 48 लाख ऐसे कुछ मिलता है। तो इसे बोलते हैं उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जहां से पैसा पैदा हो। तो जो लोग जीतते हैं ड्रीम 11 से, जहां से पैदा होता है पैसा वहीं पर टैक्स व काट करके ड्रीम 11 वाले सरकार को देते हैं, तभी सरकार खिलवा रही है ना। ठीक है, सरकार पागल थोड़ी है। आगे चलते हैं। ठीक है, आपको हम आगे बताना चाहते हैं अग्रिम कर किसे कहते हैं। अग्रिम का मतलब होता है जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। ठीक है, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ, उसको पढ़ो। अग्रिम कर का मतलब होता है, अग्रिम कर का मतलब होता है जो पेशगी दिया जाता है। कब दिया जाता है? पेशगी दिया जाता है। पेशगी मतलब पहले किया जाता है। इसमें कहा गया है जैसे इसे चुकाओ जैसे कमाओ, इसे चुकाओ जैसे कमाओ। ठीक है, इसको आपको चुकाना है, जैसे आप कमाएंगे इसको आपको वैसे चुकाना है। ठीक है, इसके लिए तारीख होती है, पूरा चैप्टर हमारे पास उपलब्ध है भैया। ठीक है, पेपर में आता है 15 जून से पूर्व तक नियम है 15% चुकाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर से पूर्व कितना हो जाता है, यही चीज 45% हो जाता है कुल टैक्स का। 15 दिसंबर से पूर्व 75% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 15 मार्च से पूर्व 100% हो जाता है। इसको ये चीज याद रखना। ठीक है, एक चीज और तैयार कर लेना है आपको, कर क्या बोलते हैं, अन्य साधनों से आए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, आपको ध्यान देना है अन्य साधनों से आए। ऐसी आय, ऐसी आय जिनको पिछले चारों शीर्षक में शामिल नहीं किया गया है, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस प्रोफेशन में, अदर कैपिटल गेन में। ठीक है ना, उनको हम कहाँ शामिल करते हैं? अदर सोर्सेज में शामिल करते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं अन्य साधनों में क्या शामिल किया जाता है। जैसे अगर कोई लॉटरी जीतता है, लॉटरी जीतता है, सट्टा जीतता है ना, जुआ जीतता है, घुड़दौड़ से जीतता है, और वर्ग पहेली खेलता है ना भैया, तो इससे जो इनकम होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, घुड़दौड़ है, वर्ग पहेली से जो पैसा जीता जाता है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग अन्य साधनों से आय में शामिल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लाभांश से पैसा कमाता है ना, कहीं पर अंश खरीदा है तो उसको क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा, उसको अन्य साधनों में शामिल किया जाएगा। ब्याज चाहे बैंक से मिले चाहे जहां से मिले, ऋण पत्रों पर ब्याज, उसको भी कहाँ लिखा जाता है? उसको भी हम लिखते हैं अन्य साधनों से इनकम में। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को क्या मिलता है? प्रबंधक का कमीशन, अगर कोई कमीशन मिलता है उसको हम अन्य साधनों में। अगर कहीं पर हिस्सा मिलता है, हिस्सा का मतलब अंशों पर हिस्सा। ठीक है, अगर कोई सांसद है, सांसद, सांसद का वेतन जो मिलता है कहाँ आता है? उसको हम अन्य साधनों में लेकर आते हैं। ठीक है, अगर कोई ब्याज मिलता है, मैंने बता दिया, ब्याज के लिए भी बता दिया। ठीक है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रॉयल्टी से पैसा कमाता है, रॉयल्टी का मतलब आप एक चैप्टर पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, रॉयल्टी, वहां के लिए भी इसी में आता है रॉयल्टी से। अगर किसी के पास बाजार लगवाता है, बाजार लगवाने के लिए जमीन है ना, हाट बाजार लगवाता है, उसके लिए भी, ठीक है, हमको यहाँ पर लेकर आते हैं उसको। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।
बीमा है, कमीशन है, व्यापार चिन्ह है ना, बहुत सारी चीजें हैं। 2 4 10 आपको याद होना चाहिए, आपके पेपर में आता है। एक होता है मानी गई आय। क्या होता है मानी गई आय? का मतलब होता है ऐसी आय ना, ऐसी आय। ऐसी आय क्या होता है? जो वास्तव में आपकी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी मानी जाए। ठीक है, आपकी मानी जाए। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मर जाए, उसकी संपत्ति अगर किसी उसके उत्तराधिकारी को मिल जाए तो वह उत्तराधिकारी उस पर टैक्स देगा, इसे बोलेंगे मानी गई आय। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, भूल रहे हैं कि वो चूक में करदाता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूक में करदाता किसे कहा जाता है? चूक में करदाता क्या होता है? चूक में करदाता का मतलब होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ड्रीम 11 का हम एग्जांपल दें, ये भी थोड़ा से। ड्रीम 11, कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया जीता, जैसे बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ड्रीम 11 वाले कितना हुआ? 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ जीता कोई व्यक्ति, तो उसको ट्रांसफर ही कर दे। ड्रीम 11 से कोई व्यक्ति कितना पैसा जीता? 1 करोड़ जीता, और ड्रीम 11 वाले ज्यादा खुशी के मारे उसके अकाउंट में 1 करोड़ भेज दे। किसके अकाउंट में? जो जीता। कोई जीता हो, हम तो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हम लगाते ही नहीं, जो लगाते हो वही जीतेंगे। तो नियम क्या कहता है? ड्रीम 11 वाले भैया लोग 30% टैक्स काट के जमा करो पहले सरकार को, 30 लाख, और टैक्स काटना भूल गए, 1 करोड़ सीधा ट्रांसफर कर दिया। ड्रीम 11 की बात नहीं कर रहे हैं, यह नियम और जगहों पर भी लागू हो जाएगा। ड्रीम 11 वाले के लिए नहीं, कि मतलब जहां पर उद्गम स्थान पर कहीं भी वेतन मिलता है तो वेतन टैक्स काटने के बाद मिलता है। तो क्या होता है कि 30% टैक्स कहाँ? सरकारी खजाने में जमा करना है इनको। ये भूल गए, तो भूल गए तो इन्हीं से सरकार लेगी, ड्रीम 11 वालों से लेगी। उसे बोलते हैं चूक में करदाता। गलती हो गई, गलती होने के कारण किसको देना पड़ेगा? ड्रीम 11 वालों को देना पड़ेगा। बहरहाल ये लोग इतने मूर्ख नहीं है, लोग कंपनी चलाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कहीं छोटी कंपनियों में हो सकता है, वेतन में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को जो ब्याज मिलता है, ब्याज इंटरेस्ट मिलता है बैंकों पर, उस पे हो सकता है कि टैक्स काट करके सरकारी खजाने में भूल जाना, जमा ना करना। उसके बाद जो व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? उसी व्यक्ति से ये वसूला जाएगा। इसे बोला जाएगा चूक में करदाता। इसको आप स्पष्ट तौर पर तैयार कर लेना है। आपको आपको आयकर प्राधिकारी के बारे में तैयार कर लेना है। आयकर की अधिकारी किसे बोलते हैं? आयकर प्राधिकारी क्या होता है? अर्थदंड, जुर्म, सजा थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। बाकी तो पेपर में जो आएगा वो देखा जाएगा।